नमस्कार कृषि छात्रों। एक बार फिर से आपका स्वागत है उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपके लिए रेगुलर कृषि पर्यवेक्षक के लिए 2026 की वैकेंसी जो कि अप्रैल में घटित होने वाली है, उसके लिए हम आपके लिए 20 क्वेश्चन जो आपको अच्छा कॉन्सेप्ट दे सके वो लेकर आते हैं। और इसी प्रकार से आप बने रहिए, जैसे कि आप वीडियोस को महत्व देते हो उसी तरह से महत्व देते रहिए, ताकि हम आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियोस ऐसे लाते रहें और आपकी तैयारी को बेहतर बना सकें। ठीक है, हम चलते हैं आज की हमारी क्लास नंबर 17 में आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, आंवले के वानस्पतिक प्रवर्धन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ये तो बिल्कुल अच्छा सवाल, सीधा सवाल आपके सामने है। आंवला जो है उसके वानस्पतिक प्रवर्धन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो मैं आपको यहाँ पर एक हिंट दे देता हूँ। ऑप्शन यहाँ पर सील्ड कलिकाएन, स्टोन ग्राफ्टिंग दिया हुआ है, पेबंद कलिकाएन और वायुदाब दिया हुआ है। वायुदाब गुटी है ना, किसमें? अमरूद में हमें देखने को मिलती है, अमरूद में ज्यादा देखने को मिलेगी ये। उसके बाद में पेबंद कलिकाएन, स्टोन ग्राफ्टिंग किसमें? मैंगो में देखने को ज्यादा मिलती है। किसमें? मैंगो में। सील्ड कलिकाएन, कलिकाएन दोनों में देखने को मिल सकता है। सील्ड कलिकाएन को अपन ज्यादातर जो है वो नींबू वर्गीय फसलों में हम उसको काम में लेते हैं। टी बडिंग जो है हम रोज में काम में लेते हैं। तो पेबंद कलिकाएन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और किसमें की जाती है? अखरोट में भी की जाती है। किसमें की जाती है? अखरोट में भी की जाती है। इसका नाम क्या है? फोरकट भी कह देते हैं इसको। क्या कह देते हैं? फोरकट, फोरकट या फ्लिप, या क्या कह देते हैं? फ्लिप बडिंग कहते हैं। फ्लिप बडिंग इसलिए कहते हैं कि यहाँ से ये वाला भाग जो है यहाँ से कट लगा करके और यहाँ से ये भाग को उतार लिया जाता है ना, और फिर उसके बाद में वहां कलिका जोड़ करके। तो आंवले के लिए पेबंद कलिकाएं सबसे अच्छा है। पेच बडिंग जिसको कह देंगे हम, क्या कह देंगे? पेच, क्या कहेंगे? पेच बडिंग, पेबंद कलिकाएं, फोरकट एंड फ्लिप बडिंग जिसको कह देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है। और मतलब पशुपालन में ऐसे क्वेश्चन नहीं डालने चाहिए, इससे कृषि छात्रों का जो है उत्साहवर्धन कम होता है मेरे ख्याल से। पशुपालन जैसे सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चन डालना मतलब ये उनके कॉन्फिडेंस को डाउन करने जैसा है, क्योंकि वो ये सोच के जाएंगे एग्जाम में कि 20 के 20 क्वेश्चन तो मैं पशुपालन के करूंगा, एग्रोनॉमी में थोड़ा पिछड़ जाऊंगा, बाकी 20 क्वेश्चन तो पक्के है ना। पक्के अपन यहीं से कर लेते हैं, फिर पेपर देखने के बाद में जो है अभी से पक्का नहीं करना चाहिए। पहले देखो आपकी किस प्रकार की बॉल आती है, उसी के आधार पर शॉट का निर्धारण किया जाता है। अगर पहले ही अगर आप निर्धारण कर लोगे कि नहीं बॉल यॉर्कर आए, फुल टॉस आए या कोई सी भी आए, मेरे को तो बल्ला घुमाना है, तो फिर भैया फिर तो उसे तुक्का माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तुक्का। वहां जाओ, देखो यॉर्कर है, मतलब हाफ लेंथ है, फुल लेंथ है, कैसी बॉल कैसी है, उसके अकॉर्डिंग जो है, या फिर फ्लाइट डिलीवरी है, उसके अकॉर्डिंग आपको बैट घुमाना चाहिए। पर फिर भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखोगे इन चीजों को। भारत में भैंस की नस्ल सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? भारत में कौन सी विधि का उपयोग जो है नस्ल सुधार के लिए भैंस में नहीं किया जाता? जनरली भैंस में तो क्या किसी में भी नहीं करना चाहिए, वो आप देख लो कि इनमें से कौन सी विधि ऐसी होगी जिसमें जिस विधि को हम काम में नहीं लेंगे। जिस विधि को काम में लेंगे तो मतलब हमारा नस्ल सुधार तो होगा ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर संकरण, संकरण तो। उसके बाद में दूसरा दिया हुआ है रैंडम ब्रीडिंग, मतलब यादृच्छिक प्रजनन। उसके बाद दिया हुआ है वर्णात्मक प्रजनन, सिलेक्शन। क्या दिया हुआ है? सिलेक्शन ब्रीडिंग दिया हुआ है, सिलेक्शन ब्रीडिंग। उसके बाद में क्रमोत्तीकरण, क्रमोन्नतीकरण मतलब ग्रेडिंग अप, मतलब कि जैसे ग्रेडिंग करते हैं ना, इतने पशुओं में से इतना छांट लिया। सिलेक्शन का एक प्रक्रिया है सिलेक्शन की, तो ये सभी किया जाता है। रैंडम ब्रीडिंग हम उसमें नहीं करते हैं बफेलो में। रैंडम ब्रीडिंग का मतलब क्या है? रैंडम ब्रीडिंग का मतलब होता है कि कोई से भी नर से जो है संकरण करवा दिया। कोई से भी क्यों करवाएंगे? रैंडमली हम जो है संकरण नहीं करवाएंगे। इससे क्या है, नस्ल के
आनुवंशिक गुणों में भी प्रभाव पड़ता है और दूसरा उत्पादन पे भी प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, यादृच्छिक प्रजनन, रैंडम ब्रीडिंग जो है वो बफेलो ब्रीड डेवलपमेंट में या ब्रीड इंप्रूवमेंट में हम काम में नहीं लेते हैं, ये चीज याद रखो। और मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं यहाँ भैंस की जगह गाय भी आ जाएगा, बकरी भी आ जाएगी, भेड़ भी आ जाएगी, तो जनरली हम काम में नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, पर्टिकुलर हम मेल और फीमेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर वो ब्रीडिंग होगी तो हमें पता है कि डिजायरेबल फीचर आएंगे, है ना। कंपोजिट नहीं बनाना हमें इस चीज को। कंपोजिट में क्या होता है कि 10-5 वेराइटीज को एक साथ ग्रो कर दिया और उसके बाद में जो वेराइटी हमारे पास सामने आई संकुल नस्ल, संकुल किस्म, इधर ये अलग मामला है। पशुओं में ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, धान के खेतों में मसूर मतलब लेथाइरस, दूसरा मसूर और लेथाइरस की रिले क्रॉपिंग का मुख्य कृषि विज्ञान उद्देश्य क्या है। रिले क्रॉपिंग मतलब ओवरलैपिंग फार्मिंग, जिसको हम ऐसे कहते हैं ना, पेरा उतेरा, ऐसे भी नाम देखने को मिलते हैं। एक सीजन, एक साल में हम जो है 4 फसलें इससे ले लेते हैं, रिले क्रॉपिंग से कितनी फसलें ले लेते हैं। अब मसूर को क्या है, धान कटने से पहले ही हम उसमें फेंक देते हैं, मतलब ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। अब ये पश्चिम बंगाल में, बिहार में, एमपी में भी कुछ कुछ जगह पे देखने को मिलता है, उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो इसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है देखते हैं। ये आपके हिसाब से कथन वाले क्वेश्चन ही मान के चलो आप इनको, क्योंकि ये जहां पढ़ने का ज्यादा सिस्टम रहता है वहां पर कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। धान के पुआल से अवशिष्ट मृदा नाइट्रोजन का उपयोग करना, धान की पुआल में अवशिष्ट मृदा नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, रेजिडुअल नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखो, धान की पुआल से हमें सिलिका ज्यादा मिलता है। क्या ज्यादा मिलता है, सिलिका। तो ये तो नहीं रहा होने से। उसके बाद में अवशिष्ट मृदा नमी, बिल्कुल नमी के लिए तो हम काम में ले ही रहे हैं इस चीज को, नमी का उपयोग यहां तक सही है। तथा शीतकालीन दलहनों की बेहतर स्थापना सुनिश्चित करना, शीतकालीन दलहनों की बेहतर स्थापना हो जाएगी, मतलब वो नमी अगर स्टार्टिंग में अच्छी मिल जाती है तो वो फसल जम जाएगी, फसल जमना मतलब बेहतर स्थापना हो जाएगी। तो ये यहाँ पर सुटेबल बैठ रहा है, पर आगे भी पढ़ लेते हैं। खड़ी धान की फसल के नीचे दलहनी फसल को छाया प्रदान करना, वो उगेगी तब तक उसको हार्वेस्ट ही कर लेंगे अपन, तो छाया तो कैसे मिलने से रही, है ना, छाया नहीं मिलेगी। उसके बाद में वित्तीय सब्सिडी के लिए एकल फसल प्रणाली को बहु फसल प्रणाली में बदलना। वित्तीय सब्सिडी के लिए मतलब, वित्तीय सब्सिडी का मतलब यहाँ पर है कि हमें जो है एक इंश्योरेंस या अश्योरेंस मिल जाए कि उसके लिए हम एकल फसल प्रणाली को बहु फसल प्रणाली में बदल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो सबसे बेस्ट सुटेबल जो यहाँ पर कथन रहेगा इसके लिए क्या रहेगा, अवशिष्ट मृदा नमी का उपयोग करना और शीतकालीन दलहन जो है, अच्छा दलहन ही काम में लेंगे, मतलब या तो लेथाइरस काम में ले लेंगे हम, या फिर मसूर जनरली काम में लेते हैं। तो इससे क्या होगा, दलहनों की बेहतर स्थापना सुनिश्चित हो जाएगी, ठीक है। वैसे भी कम ही दलहन है जो शीतकाल में बोई जाती है, जैसे कि राजमा और आपका जो है मटर और मसूर, इनको जनरली हम उगाने के काम में लेते हैं। और उसके बाद में लेथाइरस है जिसको हम काली बटली भी बोल देंगे। तो राइट आंसर सेकंड यहां पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा है, डॉकिंग पद्धति का प्रचलन जानवरों में निम्नलिखित में से किस अंग की चोटों और अर्बुदता के उपचार की विधि के रूप में किया जाता है। देखो भैया ये बढ़िया चीज है भाई, क्वेश्चन का आंसर आप जानते होंगे। डॉकिंग मतलब भेड़ में पूंछ काटने की प्रक्रिया, पूंछ हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डॉकिंग कहते हैं, ठीक है। पूंछ हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, डॉकिंग कह रहे हैं। कब तक कर लेना चाहिए, टिल 1 मंथ, 1 महीने के भीतर भीतर हम कर लेंगे। बाय रबर रिंग, बाय रबर रिंग, एक रबर रिंग लगा देते हैं इलास्टर से, और उसके बाद में वो पूंछ जो है उसमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और वो अपने आप ही
गिर जाती है तो उसे डॉकिंग कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्यों। तो यहाँ चोट और अर्बुदा मतलब क्या हो जाएगा, अर्बुदा का मतलब हो जाएगा, अर्बुदता का मतलब हो जाएगा सड़ना। क्या हो जाएगा, सड़ना, कीड़े पड़ जाएंगे उसमें पूंछ में, तो इसके लिए हटाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब पूंछ से जो है ऊन गंदी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने ऐसा सुना हो अगर कि पूंछ गंदी होगी तो मतलब उन्होंने आपको गलत बताया है, पूंछ गंदी नहीं होगी। यहां पर क्या होता है, ये कंडीशन क्यों आती है, इसमें एक मक्खी जो है इसकी पूंछ के छोर पर, पूंछ के छोर पे क्या दे देती है, अंडे, और अंडों में से क्या निकलता है, मैगट। और वो मैगट जो है, वो मैगट को ही हम क्या कह रहे हैं, कीड़े, उसको क्या कहते हैं अपन, कीड़े पड़ गए, क्या पड़ गए, कीड़े पड़ गए। तो मतलब वो मैगट जो है वो धीरे 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 उसको डिटोरेट करती रहती है और उसमें घाव बना देती है। इससे भेड़ भी परेशान और प्रोडक्शन में कमी तो आएगी अगर परेशान रहेगी। तो मतलब ये तरीका है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आकाश गंगा की स्थापना एनडीडीबी, आनंद गुजरात, एनडीडीबी कहां पर है, आनंद गुजरात, एनडीडीबी आनंद गुजरात द्वारा किसके लिए की गई, दुधारू पशुओं का प्रबंधन करने के लिए, बकरी पालन के लिए, ऑटोमेटिक दूध संग्रहण करना और भेड़ पालन। आकाश गंगा का जो है मेन मोटो क्या है, ऑटोमेटिक कलेक्शन ऑफ मिल्क, अपने आप ही दूध का कलेक्शन हो जाए, किसी बंदे को बिठाना ना पड़े, ये चीज है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन एलएसए में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें आया हुआ है एलएसए में। तो ऑटोमेटिक दूध संग्रहण करना आकाश गंगा का काम है। ये एक तरह का ऐप है, आईटी फील्ड द्वारा डेवलप किया गया एक तरह का ऐप है जो कि क्या करता है, ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन करेगा। और उसके बाद में जो पेमेंट वगैरह भी करना होगा, पर्ची वगैरह बनाना होगा, ये सारे काम इसमें सम्मिलित है, इस ऐप के माध्यम से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोमोडिका डायोडिका की गुणसूत्र संख्या क्या होगी। मोमोडिका डायोडिका दिया हुआ है, चरणसिया नहीं है। मोमोडिका चरणसिया तो क्या होता है, करेला, क्या होता है, करेला होता है, जिसके तो गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 2n22, कितनी होती है, 22 होती है। पहले ऑप्शन में 22 ही दिया हुआ है, उन्होंने क्या दिया हुआ है। अब करेला ऐसा जो कि गोल हो और उसके ऊपर कांटे भी हो, करेले जैसा दिखने वाला जो गोल हो और कांटे भी हो, मतलब उसे हम क्या कहेंगे, मोमोडिका डायोडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, ककोड़ा। ये मैं मेरी भाषा में बता रहा हूं, आपकी भाषा में कुछ भी हो सकता है। इसको स्पाइन गार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, कांटे वाला गार्ड, स्पाइन गार्ड कहते हैं। तो मेरी भाषा में जन्माष्टमी पे सबसे ज्यादा प्रयोग में लिए जाने वाली सब्जी जो कि गाँव में तो इजीली अवेलेबल है, शहरों में नहीं मिल पाती है। शहरों में जो है सब्जियों में सबसे ज्यादा भाव इसी सब्जी के रहते हैं जन्माष्टमी के टाइम पे या बिफोर जन्माष्टमी, एक दो दिन पहले अच्छा खासा जो है रेट मार्जिन भी मिलता है और आप कलेक्शन करके गांव से बेच भी सकते हो। ये आफ्टर 18 अप्रैल के बाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं मतलब कि आप पहले से ही ककोड़ा तोड़ के ले आओ, और ऐसा नहीं, अभी बिकेगा भी नहीं, मार्केट भी नहीं। तो मोमोडिका डायोडिका की गुणसूत्र संख्या कितनी है, 2n28, कितनी है, 2n28 इसकी गुणसूत्र संख्या है। करेले की मैंने बताई थी आपको 2n22 है, तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दुग्ध ज्वर को इस नाम से जाना जाता है, मिल्क फीवर को किस नाम से जाना जाता है, डाउनर काव सिंड्रोम, प्रसवकालीन पक्षाघात, मैग्नीशियम रक्तता और कार्बोहाइड्रेट अतिपूरण। इस क्वेश्चन की डिटेल को आप जो है पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन मैंने डाला है और इसलिए डाला है कि भाई आपको जो है इस क्वेश्चन की डिटेल एक बार से फिर से मैं लर्न करवाऊं, तो आप जिसने नहीं देखा है वो एक बार जरूर जाके देखें। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, प्रसवकालीन पक्षाघात इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको पेरेसिस भी कहते हैं। आपको ये भी याद होना चाहिए दुग्ध ज्वर का दूसरा नाम पेरेसिस भी है, क्या है, पेरेसिस। और मैंने वहां पर अच्छा खासा इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ऑलरेडी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक भू परिष्करण यंत्र है? प्रारंभिक मतलब प्रारंभिक को हम क्या कहते हैं? इनिशियल वर्क। प्रारंभिक की बात कर रहे हैं, प्राथमिक भी यही होगा। प्राथमिक को ही प्रारंभिक कह देते हैं। वैसे तो हम किताबों में अलग ले देखने को मिलता है, किताबों में देखने को मिलता है बुआई से पहले जो उपकरण काम में लिए जाते हैं प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है, और बुआई के बाद जो काम में लिए जाते हैं द्वितीय भू परिष्करण यंत्र है। तो बुआई से पहले जो काम में लिए जा रहे हैं उनको प्रारंभिक तो कहेंगे ही अपन, पर उनमें भी प्राथमिक द्वितीयक होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रारंभिक भू परिष्करण यंत्र कौन सा है? हेरो, मिट्टी पलटने वाला हल, कल्टीवेटर, स्वीप कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर और हेरो जितने भी टाइप के हैं, कल्टीवेटर और हेरो, ये सारे के सारे क्या माने जाते हैं? सेकेंडरी इक्विपमेंट माने जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? मिट्टी पलटने वाला हल। मिट्टी पलटने वाले हल को जो क्या कहते हैं? एमबी प्लाव। क्या कहते हैं? गांव में मोर प्लाव। गांव में क्या कह देते हैं इसको? मोर प्लाव कह देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेशन फ्लड किस से संबंधित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड को हम क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। क्या कहेंगे? श्वेत क्रांति। ठीक है। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1970। ऑपरेशन फ्लड मतलब दूध के क्षेत्र में बाढ़ लाना। दूध के क्षेत्र में बाढ़ लाना, खाद्य सामग्री नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, परमाणु युद्ध नियंत्रण, गोश्त का उत्पादन। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगा। कितने चरणों में चला ये? 3 चरण में चला। कितने चरण में चला? 3 चरण में ये चला। और उसके बाद में जो है इंडिया जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में जो है वो कौन सी पोजीशन पे है? मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है। आज का इसी से रिलेटेड डाउट कि वर्तमान में दूध उत्पादन में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर तमिलनाडु? ये आपको बताना है कमेंट करके कि कौन सा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भू परिष्करण कार्य के कारण, भू परिष्करण के कारण क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है। तापीय चालकता बढ़ती है, उष्माधारिता घटती है। बिल्कुल उल्टा है ये। मतलब अगर तापीय चालकता बढ़ेगी तो फिर उसमें उष्मा भी बढ़ेगी। अगर ताप बढ़ेगा तो उष्मा बढ़ेगी। तापीय चालकता घटती है, उष्माधारिता बढ़ती है। ये भी उल्टा हो गया, तो दोनों राइट आंसर नहीं है भैया। तीसरा है तापीय चालकता बढ़ती है और उष्माधारिता भी बढ़ती है। ये इसमें जो है थोड़ा सा सुटेबल है कि तापीय चालकता भी बढ़ेगी और उष्माधारिता भी बढ़ेगी। ये चीज है, ये चीज हो सकती है क्या? अगर मान लो भू परिष्करण कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई सा भी भू परिष्करण कार्य करते हैं, तो उससे क्या है? ये तापीय चालकता बढ़ेगी या उष्माधारिता भी बढ़ेगी? हाँ, भू परिष्करण कार्य के कारण जो है तापीय चालकता बढ़ेगी या घटेगी। अब भू परिष्करण का कार्य देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? भू परिष्करण। भू परिष्करण क्या होता है? भू परिष्करण किसके लिए किया जाता है? वायु संचार के लिए। वायु संचार के लिए। अब कोई चीज अगर गर्म है तो वहां पर क्या होगा? जैसे हवा के संपर्क में आएगा तो टेम्परेचर डाउन जाएगा। क्या जाएगा? डाउन जाएगा। तो फिर उसमें हीट भी जो है वो कम होगी। तो ये भी अपने पास राइट नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापीय चालकता घटती है और उष्माधारिता भी घटती है। तो राइट आंसर 4 यहाँ पर आ जाएगा कि भू परिष्करण के कारण तापीय चालकता घटती है और उष्माधारिता भी घटती है। ये राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है। ऊपर में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, इन दोनों में कंफ्यूजन है कि बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो वायु संचार बढ़ता है, जैसे ही वायु जाएगी तो वहां पर जो है तापीय चालकता घट जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फलों की डिब्बाबंदी के लिए उष्मा प्रसंस्करण, हीट प्रोसेसिंग जो है उसके लिए तापमान क्या होगा?
यहाँ ऑप्शन दिया 70, 80, 100, 121। 70 और 80 तो है नहीं, इनमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब देखो आप, सभी फलों में और सब्जियों में, वह सब्जियों में जो टेम्परेचर रखा जाता है कैनिंग के लिए, किसके लिए? कैनिंग के लिए, वो क्या रखा जाता है? 100। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। टमाटर के केस में क्या है? टमाटर के केस में हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं? 115 से लेकर के 121 डिग्री सेंटीग्रेड में हम किसके केस में जाएंगे? टमाटर के केस में राइट आंसर क्या होता है? ये वाला। बाकी सब के लिए, फलों के लिए और सब्जियों के लिए ज्यादातर, क्योंकि सभी फल जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के, ज्यादातर अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए जो है उनके लिए क्या चाहिए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। और टमाटर के लिए विशेष चाहिए, टमाटर के लिए विशेष 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पर उन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नाफेड। नाफेड का पूरा नाम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट फेडरेशन। नहीं, मैनेजमेंट जहां जहां भी है वो हट जाएंगे भैया। अच्छा, इसमें तो एनिमल लिखा हुआ है दो में, तो दो तो ये वैसे ही हट गए, है ना। तो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, तो नाफेड जो है मार्केटिंग फेडरेशन है। नाफेड की स्थापना जो है वो 2 अक्टूबर 1958 को हुई बताई। कितनी? 2 अक्टूबर 1958 को। नाफेड क्या देखता है? नाफेड देखता है कि मार्केटिंग कैसे हो सकती है। नाफेड को फिर ई नाम में भी जो है ये भी इसी से जोड़ा गया है। ऐसी चीजें इसके साथ जोड़ी जाती है कि एग्रीकल्चर में जो सहकारिता बाजार है उसको कैसे चलाया जाए, ये सब काम देखना इसका कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है शंकर पपीता और उसके जनक क्या है? शंकर पपीता और उसके जनक क्या है? तो देखो, अर्का प्रभात दिया हुआ है, अर्का प्रभात की बात कर लेते हैं। अर्का प्रभात कहां पर मिलेगा? यहां पर सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं पूसा नन्ना। ड्वार्फ, नन्ना का मतलब यही है, ड्वार्फ म्यूटेंट है, मतलब बोनी उत्परिवर्तित किस्म है। कौन सी? पूसा नन्ना। तो डी में 4, डी में 4 कहां कहां पर है? एक तो यहां पर है और एक यहां पर है। बाकी बीच के दोनों ऑप्शन जो है ये तो हट गए, क्योंकि इसमें अपने पास श्योरिटी है, आप लोगों के पास भी होगी। दूसरी चीज, उसके बाद में दिया हुआ है अर्का प्रभात। तो अर्का प्रभात जो है वो किससे मिलता है आपका? अर्का प्रभात मिलता है अर्का सूर्य और ताइनु स्थानीय बोना से मिलता है। तो फर्स्ट ए में थर्ड होना चाहिए। ए में थर्ड यहां पर है या ए में फर्स्ट है? ये तो राइट आंसर अपना ए हो जाएगा। बी में अर्का सूर्य किससे? ये आपका सनराइज सोलो और पिंक फ्लैश, ये पिंक फ्लैश है, क्या है? पिंक फ्लैश स्वीट, है ना। उसके बाद में CO7, CO7 कहां से? कुर्ग, हनीड्यू और CP85, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आपका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को आप विशेष तौर पे लिख लें कि भाई कौन कौन किसका संकरण है, क्योंकि जरूरी चीज है। आपसे एक ही पूछ लिया जाए, मिलान के लिए नहीं पूछा जाए, ऐसा भी पूछ सकते हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहेगा? देखो आप, ये अच्छा क्वेश्चन है। सूरजमुखी गिरी में तेल की मात्रा की रेंज क्या है? सूरजमुखी की जो गिरी है उसमें तेल की मात्रा की रेंज क्या होती है? सूरजमुखी की गिरी में तेल की मात्रा की रेंज क्या होगी, ये देखनी है। तो गिरी क्या है और बीज क्या है? बीज में तो 25 से 32 ही होगा तेल। कितना होता है? 25 से 32। तो सूरजमुखी के बीज में 25 से 32% तेल पाया जाता है। ठीक। अब गिरी, गिरी कहते हैं कर्नेल। किसको कहते हैं? कर्नेल को कहते हैं। किसको कहेंगे अपन?
कर्नेल को हम क्या कहेंगे, जब छिलका हट जाएगा, ऊपरी छिलका जब हट जाता है उसके बाद में जो अंदर का मटेरियल निकलेगा उसमें, वो जो मटेरियल है वो क्या है आपका गिरी, उसे क्या कह रहे हैं हम, गिरी कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बीज में कितना है, 25 से 32 है। तो हम ये मान के चले कि आप दुगना करके तो नहीं ले चलेंगे, पर फिर भी आपको याद रहना चाहिए कि रेंज क्या होनी चाहिए। 35 से 40 दिया हुआ है, 48 से 53 दिया हुआ है, 18 से 23 दिया हुआ है और 38 से 43 दिया हुआ है। तो गिरी में जो तेल की मात्रा निकलेगी वो 48 से 53, कितना निकलेगी, 48 से 53 निकलेगी। और बाकी जो है वो छिलका कम हो गया तो उसकी वजह से जो है तेल की मात्रा में वृद्धि हो गई, है ना। जब छिलका रहता है उसमें, तब उसमें तेल कितना निकलता है। तो ऐसे पूछ लिया जाए सूरजमुखी के बीजों में तेल की मात्रा क्या होती है, तो 25 से 32, और जब उसका छिलका हटाने के बाद में जो कर्नेल रहेगा उसमें कितनी होती है, तो 38 से 53। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से भारत में बकरी की सबसे बड़ी नस्ल है मजेस्टिक गोट ब्रीड ऑफ इंडिया कौन सी है। भारत में बकरी की सबसे बड़े आकार की नस्ल कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं, सिरोही, मारवाड़ी, बर्बरी और जमुनापारी। तो राइट आंसर याद रखने की बात है, सबसे मजेस्टिक नस्ल जो है भारत में जमुनापारी। कौन सी है, जमुनापारी, मजेस्टिक गोट ब्रीड। मजेस्टिक का मतलब बड़े आकार की, मजेस्टिक गोट ब्रीड, सबसे बड़े आकार की बकरी की नस्ल यही है, जमुनापारी। नेक्स्ट, पूसा श्रेष्ठ किसकी शीघ्र पकने वाली, ये भी ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लो कि इस फलानी फसल की शीघ्र पकने वाली किस्म कौन सी है, उच्च उपज देने वाली F1 संकर किस्म, F1 हाइब्रिड है। F1 हाइब्रिड कौन सी है, किसकी है, तो पूसा श्रेष्ठ। यहाँ पर ऑप्शन दिया, चिकनी तुरई, कद्दू, धारीदार तुरई, ककड़ी। तो कुछ लोग ऐसे भी आइडिया लगा लेते हैं कि मतलब एक ऑप्शन दो बार अगर दिया हुआ है एक ही चीज, तो कंफ्यूजन वहीं पे भी क्रिएट हो जाता है। तो अपन 50-50 में तो आ ही सकते हैं। तो तुरई की किस्म है, किसकी किस्म है, तुरई की। अब ऑप्शन यहाँ पर चिकनी तुरई दिया हुआ है और धारीदार। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिकनी तुरई जो है उसकी किस्म है शीघ्र पकने वाली और उच्च उत्पादन वाली, F1 हाइब्रिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धान का ब्लास्ट खराब रोग है, किससे होता है, पायरिकुलेरिया ओराइजी, जेंथोमोनास ओराइजी, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म और अस्टिलागो वीरेंस। तो किससे होगा, धान का ब्लास्ट जो है वो कवक होती है पायरिकुलेरिया ओराइजी। कौन सी कवक है, पायरिकुलेरिया ओराइजी कवक से होगा। अच्छा, ये चीज, ये कवक जो आती है वो अधिक नाइट्रोजन से आती है, किससे आती है, अधिक नाइट्रोजन की वजह से आती है। अधिक नाइट्रोजन अगर देते हैं तो मतलब इस कवक का आक्रमण बढ़ता है। धान का ब्लास्ट पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक द्वारा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इस रोग का दूसरा नाम, मतलब इस रोग का अजीब नाम भी है जो आपको देखने में सुनने में अच्छा लगेगा। इसको हम कहते हैं रिचमैन डिजीज। क्या कहते हैं, रिचमैन डिजीज। बड़े आदमियों का रोग है ये। बड़े आदमी का रोग क्यों कहा इसको, है, बड़े आदमी का रोग इसलिए कहा, ज्यादा नाइट्रोजन हो रही है, ज्यादा यूरिया के पैसे हो गए, ज्यादा मतलब अमोनियम सल्फेट के पैसे हो गए, तो डाल रहा है, तो बड़े आदमी की डिजीज हुई कि नहीं हुई। ज्यादा नाइट्रोजन डालेगा तो कौन सी बीमारी, मतलब ये फाउल है, बीमारी नहीं है ये, जानबूझकर की हुई गलती का परिणाम ये बीमारी होती है। और फिर बस माथा पकड़ो, तो रिचमैन डिजीज जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट, सूअरों में प्रसव की क्रिया को कहा जाता है, प्रसव की प्रक्रिया जो होती है, ब्याने की प्रक्रिया जो होती है, उसको सूअरों में क्या कहा जाता है। सूअरों में शब्द थोड़ा सा गलत प्रयोग कर लिया, सुकर लिखते तो ज्यादा बेहतर था। सुअर सब प्रकार के होते हैं वरना, है ना। वेल्पिंग, किडिंग, लैम्बिंग, फरोइंग। तो वेल्पिंग किसमें कहेंगे, कुत्ता,
किडिंग किसमें? बकरी। लेम्बिंग किसमें? भेड़। और फरोइंग किसमें? सुअर। इसको अपन क्या कह रहे हैं? सुकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुकर। सुकर मतलब स्वाइन। अंतर है भैया, स्वाइन और पिग बोल देते नहीं बोल देते अपन। इनको खाने के पर्पज में काम में लिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी राइट आंसर आ जाएगा। फेरोइंग जो है वो सुअरों में पार्चुरेशन प्रोसेस है। 114 दिन के बाद में जो ब्याता है उसको हम फेरोइंग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फेरोइंग कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य किरण किसकी प्रचलित किस्म है? सूर्य किरण किसकी किस्म है? फूल दिए हुए हैं यहाँ पे, गेंदा, बोगनविलिया, गुलाब, गुलदाउदी। तो तीन फूल तो अपने कमर्शियल फ्लावर है ही, वो एक जो है वो सजावटी पौधा है, बाकी तीन तो क्या है? कमर्शियल फ्लावर है। तो बोगनविलिया तो वैसे होगा नहीं, क्योंकि ये फ्लावर की वेराइटी नहीं, फ्लावर नहीं माना जाता है इसको कमर्शियल, और इसको माना जाता है सजावटी पौधा। तो सूर्य किरण जो है वो किसकी वेराइटी होगी? आपकी गुलाब की वेराइटी है। किसकी वेराइटी है? गुलाब की वेराइटी है सूर्य किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो थोड़ा आपके लिए देना भी आसान है। निम्न में से कौन सी पीली सरसों की एक किस्म है? पीली सरसों की किस्म कौन सी है? ये यहाँ उलझा दिया। सरसों की किस्में तो सारी ही, पर उसने क्या पूछा है? पीली सरसों। पीली सरसों मतलब रेपसीड। रेपसीड मतलब तारा मीरा। बाकी तो सरसों की है, बाकी किसकी है? मस्टर्ड है, ये रेपसीड है। तो आपको यही बताना है कि इनमें से रेपसीड कौन सी है। तो ऑप्शन है यहाँ पे पूसा जय किसान, पूसा गोल्ड, पूसा बहार और लक्ष्मी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? पूसा गोल्ड। पूसा गोल्ड जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी मानते हैं हम इसको। इसको जो है आनुवंशिक अभियांत्रिकी की सहायता से जो है विकसित किया है। तो पूसा गोल्ड अपने यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। पीली सरसों। पीली सरसों अगर आपने नहीं देखी हो तो जैसे काली सरसों जो होती है, मस्टर्ड जो होती है वो बड़ी होती है और उसमें नीचे से फलियां लगी रहती है, छोटी फलियां होती है। ये एक छोटी होती है और इसमें कंजस्टेड फलियां होती है, मोटी मोटी फलियां लगी रहती है, वो पीली सरसों है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे वीडियो नंबर 18, जिसमें भी हम अच्छे क्वेश्चन सम्मिलित करेंगे। अगर आपको हमारा ये 20 क्वेश्चन वाला सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे आगे फॉरवर्ड करें। आपके जो सहपाठी हैं, वैसे तो आप ईर्ष्या करते होंगे उनसे, अगर नहीं करते हो तो बिल्कुल शेयर करें। आप ईर्ष्या क्यों करना है? ये नेगेटिव सहसंबंध है। कंपटीशन नहीं रखना किसी से, हमें भला करना है। ठीक है, धन्यवाद।